हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, मैंने असिस्टेंट अकाउंटेंट जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था उसका डिस्कशन स्टार्ट किया था और आज ये उसी का सेकंड पार्ट है। और अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही वहाँ पे आप लोगों को दोस्तों मैंने इससे पहले कॉमर्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो बनाई हैं उनके MCQs को लेकर, तो आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। और दोस्तों एक गुजारिश आप लोगों से ये करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। पूरा इसलिए देखिए क्योंकि मैंने जितने भी आज ये मैंने 20 प्रश्न में इसमें शामिल किए हैं और इन 20 प्रश्नों में दोस्तों हर एक प्रश्न के बेसिक कॉन्सेप्ट को मैंने उसमें डिस्कशन किया है, तो आप लोगों के लिए ज़रूर एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण वीडियो को। हेलो दोस्तों, जो आज का पहला प्रश्न है वो है कि एक अंकेक्षण कौन हो सकता है, ये बताना है आप लोगों को। तो हु कैन बी एन ऑडिटर, यानी एक ऑडिटर की क्या योग्यता होनी चाहिए या ऑडिटर कौन बन सकता है, ये बताना है। पहला ऑप्शन है वाणिज्य स्नातक, विधि स्नातक, कॉस्ट अकाउंटेंट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो एक ऑडिटर होता है वो कम से कम एक CA होना चाहिए और CA होने के बाद भी दोस्तों उसको कुछ एक्सपीरियंस या अनुभव होना चाहिए। तो उसके बाद ऑडिटर वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे डिटेल में। पहली बात तो उसे CA होने चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए, और दूसरा उसके पास कुछ अनुभव होने चाहिए, तब जाके वो ऑडिटर होता है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हम बात करें जो CA होता है, ये जो CA ट्रेनिंग होती है या जो CA होता है वो होता है ICAI से, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडिया। अब यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है दोस्तों आप लोगों का कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1949 में, और इसका मुख्यालय भी पूछ लेता है आप लोगों से, तो याद रखेंगे इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो क्रय पद्धति है उसके अंतर्गत ह्रास काटा जाता है, यानी जो आपका हायर परचेज सिस्टम है उसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है दोस्तों वो किस आधार पर लगता है। पहला ऑप्शन है रोकड़ मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो लगाया जाता है आपका ऑन कैश बेसिस पर या ऑन कैश प्राइस पर, रोकड़ मूल्य पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक जानकारी और दे देते हैं आपको। जो आपका हायर परचेज सिस्टम है ये अभी वर्तमान में UK SSSC ने अपने सिलेबस से इसको हटा दिया है। याद रखेंगे, ये अभी वर्तमान सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी ये बेसिक अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है, क्या पता मैं भी पूछ लें, तो याद रखें इसको भी आप। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उद्यम स्वामी के आहरण से। अब दोस्तों बात आती है उद्यम स्वामी का मतलब होता है दोस्तों प्रोपराइटर। जब ड्राइंग करता है, प्रोपराइटर विड्रॉल करता है, तो उसकी विड्रॉल को ही हम लोग ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग या फिर हम आहरण कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, अब ये आहरण क्या होता है, जब कोई बिजनेसमैन, याद रखें इसको, जब कोई बिजनेसमैन उसका जो बिजनेस होता है दोस्तों वहाँ से पैसा निकालता है तो उसे हम आहरण कहते हैं। ये वर्ड आपका आहरण के लिए होता है, और जब ये कोई बिजनेसमैन निकालता है तभी हम लोग उसे ड्राइंग या आहरण कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो उससे होगा क्या, पहला ऑप्शन है इसमें संपत्ति एवं स्वामी की क्षमता में दोनों में कमी आएगी, संपत्तियों में कमी और दायित्व में वृद्धि होगी, स्वामी की क्षमता में कमी और दायित्व में वृद्धि होगी, या कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर बनना है दोस्तों, समझ लेते हैं पहले होता क्या है। देखिए, हमारा जो अकाउंटिंग है उसमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो है बिजनेस एंटिटी में होता क्या है दोस्तों, बिजनेसमैन एक अलग है और बिजनेस अपनी एक एंटिटी अलग है, और जो भी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है वो हमें करनी पड़ती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझिए, जब क्या होता है, जो बिजनेसमैन होता है उसने कैपिटल लगाई होती है बिजनेस में, और कैपिटल वर्ड भी आपका हमेशा किस लिए यूज होता है, वो आपके लिए यूज होता है आपके बिजनेस के लिए। बिजनेस में जब वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है स्टार्टिंग में तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। और दूसरी चीज़, जब वो पैसा निकालता है दोस्तों तो इस कैपिटल में से क्या होता है, यानी इस कैपिटल में से जब वो कैश निकालेगा, देखिए अब कैश क्या है, कैश एक एसेट है बिजनेस के लिए, कैश एक एसेट है, और बिजनेस में अगर वो कैपिटल को भी बात कर लेते हैं, कैपिटल क्या है, कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, याद रखेंगे, और कैश एक एसेट होता है। ठीक हो गया।
अब देखिए दोस्तों, या तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी, या तो उसकी एसेट कम होगी। दोनों में से अगर एक हमें आंसर में मिलता है तो हम उसे चूज करेंगे। उसके दायित्व कम होते हैं तब भी वहाँ पर आंसर मिल सकता है, या उसकी एसेट कम होगी वहाँ पे आंसर मिल सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है संपत्तियों में कमी, संपत्ति है स्वामी की क्षमता में कमी। यहाँ पे जो इसका पहला ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है, संपत्ति है स्वामी की क्षमता में कमी। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसमें संपत्तियों में कमी और दायित्व में वृद्धि। बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखो संपत्तियों में भी कमी हो रही है, यानी एसेट में भी कमी हो रही है और लायबिलिटी में भी कमी होगी, मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे दायित्व में वृद्धि लिखा है, ये हो नहीं सकता। क्षमता में कमी और दायित्व में वृद्धि, यहाँ पे भी ये नहीं हो सकता, इनमें से कोई ये नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक वर्ड और आया, देखिए दोस्तों इंग्लिश में देख लेते हैं इसको। ये बोलता है कि रेड्यूस बोथ एसेट एंड ऑनर इक्विटी। अब ऑनर इक्विटी नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए। ऑनर इक्विटी क्या होता है, देखिए दोस्तों जितना भी बिजनेस में जो कैपिटल लगी है और जितनी उसकी क्षमता के आधार पर, चाहे वो आपका डेबेंचर हो या फिर आपके जितना भी उसने मनी लगाई है, फाइनेंसिंग करी है पूरे बिजनेस में अपने पैसे, और जो ये टोटल उसने वर्थ होती है, उसकी नेटवर्थ होती है, यही उसकी इक्विटी होती है। अब जब वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसकी जो ये इक्विटी है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है वो भी कम होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है डूबत और संदेहास्पद ऋणों के लिए आयोजन डूबत ऋणों की प्रत्याशा में सृजित किए जाते हैं। इसका मतलब है दोस्तों जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होता है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो उसके लिए जो आयोजन यानी जो उसके लिए प्रोविजन किया जाता है वो किस अवधारणा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे ये प्रश्न बनता है। तो देखिए दोस्तों ये सेम हमने इससे पहले ये जो अभी इससे पहले हमने 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न किए थे उसमें भी हमें मिला था सेम एज इट इज, उससे रिलेटेड है। तो देखिए पहला ऑप्शन है इसमें रूढ़िवादी की अवधारणा, चालू व्यवसायी की अवधारणा, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा या उद्योग व्यवहार की अवधारणा के आधार पर। तो दोस्तों जब भी हम बैड डेट या फिर जो लॉस फ्यूचर में होने वाले होते हैं तो उनके लिए अगर हम पहले से प्रोविज़न कर लेते हैं और लाभों की हम आशा नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, तो ये जो हमारी कॉन्सेप्ट होता है इसको कहते हैं रूढ़िवादी की अवधारणा, या इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ए और बी के मध्य लाभ हानि अनुपात है, यानी जो ए और बी का जो रेशियो है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का, ए और बी का अगर हम बात करें जो रेशियो है वह 3:2 में। अब बात करते हैं सी जो नया साझेदार आता है, जो सी नया साझेदार आता है वो 1/5 भाग के लिए आता है, यानी 1/5 के लिए वो आता है, किसके लिए? लाभ हानि अनुपात में भाग लेता है। ठीक है, और जो उनका नया रेशियो हो जाता है ए बी और सी का जो न्यू रेशियो हो जाता है दोस्तों वो हो जाता है 3:1:2। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यदि सी जो ख्याति लाता है, ख्याति मतलब गुडविल लाता है 50,000 लाए हैं, तो ए और बी की ख्याति किस प्रकार बांटेंगे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें 38, ए बांटेगा 38,000 और 12,000, ए ऑप्शन। फिर ए 30,000 20,000, 50,000 शून्य या 50,000। तो देखिए दोस्तों इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोगों को ये याद रखना है जो भी गुडविल होती है, जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसकी जो गुडविल होती है और वो पुराने जो पार्टनर होते हैं वो किस रेशियो में बांटते हैं, ये प्रश्न आप लोगों का बन जाता है। तो याद रखेंगे जब कोई नया साझेदार कोई गुडविल लेके आता है तो पुराने साझेदार उसे त्याग के अनुपात में बांटते हैं। कौन से अनुपात में? त्याग के अनुपात में। अब त्याग का अनुपात मतलब यानी सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटता है दोस्तों, सैक्रिफाइस रेशियो में। तो सैक्रिफाइंग रेशियो में बांटता है, ये याद रखेंगे। एक प्रश्न आप लोगों का यहाँ पर से ये बन जाता है। अब बात करते हैं कि ये किस अनुपात में बांटेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमें सैक्रिफाइंग रेशियो निकालना पड़ेगा इसके लिए, कि उन्हें कितना कितना फंड बटेगा। तो देखिए दोस्तों सैक्रिफाइंग रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइंग रेशियो। सैक्रिफाइंग जो रेशियो होता है उसका होता है दोस्तों ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अगर हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइंग रेशियो हमारा निकल जाता है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इसको। जो हमारा
ओल्ड रेशियो है उसको देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो की बात करें तो दोस्तों लाभ हानि का जो ए और बी का जो पहले पुराना रेशियो था वो आपका ओल्ड रेशियो है, यानी ए का ओल्ड रेशियो की बात करें तो 3:5 हो जाएगा। और अगर बी की बात करें तो बी का जो है 2:5 हो जाएगा। तो इसमें से हमें माइनस करना है न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो क्या है, ए का है 3/5 और बी का है 1/5। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसे इसमें से माइनस करते हैं तो इनका अब सेक्रीफाइंग रेशियो निकलने वाला है। अगर हम बात करते हैं तो इसका तो निकल जाता है दोस्तों 0, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये निकल जाएगा आपका 1, यानी जो न्यू रेशियो निकलने वाला है, यानी ए का क्या निकला दोस्तों, ए का निकल गया हमारा 0। और अगर हम बात करें बी की तो बी का जो रेशियो निकला दोस्तों वो निकला हमारा 1, यानी ए को क्या मिलने वाला है 0 रेशियो, यानी उसको कोई भी रेशियो यानी उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और बी को 1 रेशियो, यानी एक रेशियो का मतलब होता है दोस्तों जितना भी है कंप्लीट वो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ए को 0 और बी को 50,000। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को नंबर दिया था, आप लोग उस नंबर पे मुझे कॉल करके अच्छे से पूछ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब समता अंशधारियों के कोष ऋण पत्र और पूर्वाधिकारी अंश पूंजी के योग से अधिक हो जाता है तो पूंजी संरचना कही जाती है। यानी दोस्तों बताने हैं आप लोगों को, जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनका जो फंड एक्सीड हो जाता है टोटल किससे, टोटल डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से, तो जो स्ट्रक्चर होगा वो रेफर किस करेगा, यानी क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगी ये बताना है। सिंपल सी बात है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये जो टॉपिक है दोस्तों कैपिटल स्ट्रक्चर का है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं वो हैं कि उच्च दंतीकरण, जिसे हम कहते हैं हाई गेयरिंग गेयर्ड या हाई गेयरिंग, ये निम्न दंतीकरण, समान दंतीकरण या उपयोग में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक बताने वाला हूँ, आप लोग इसको याद रखें। देखिए दोस्तों, जब भी आपका हाई गेयरिंग आएगा, और ये हमेशा कंपेयर करता है किस का, एक तो करता है आपका इक्विटी शेयरों का, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डरों का, ठीक है, और प्लस इसमें आपका हमेशा दो चीज़ों में कंपेयर होता है, एक तो आपका किसका, इक्विटी का, और दूसरा एक इसका, और दूसरा आपका डायरेक्टली अगर हम बात करें किसकी, डिबेंचर की, प्लस आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। अगर जब इन दोनों में से आप लोगों को याद रखना है, अगर जो इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का अगर ज़्यादा पार्ट होगा, अगर ये इन दोनों से ज़्यादा होगा, कौन सा इक्विटी, अगर इक्विटी ज़्यादा होगा, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर दोनों से ज़्यादा अगर इक्विटी होगा, यानी इक्विटी ज़्यादा होगा तो लो गेयरिंग होगी दोस्तों, याद रखेंगे, निम्न दंतीकृत होगा या फिर आपका लो गेयर्ड। और अगर इक्विटी शेयर आपका बेस, आपको इक्विटी को लेके चलना है, अगर इक्विटी ज़्यादा हुआ तो लो गेयर्ड होगा, और अगर इक्विटी कम हुआ तो हाई गेयरिंग होगा। तो अब यहाँ पे बोला क्या गया है इसको समझ लेते हैं। ये बोल रहा है कि जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर का जो फंड है वो एक्सटीड है, यानी एक्सट्रीड है, यानी किससे, यानी ज़्यादा है, यानी तो आपका कौन सा आंसर आने वाला है, लो गेयर का। अगर ज़्यादा होगा तो लो गेयर, और अगर कम होगा तो आपका हाई गेयर्ड होगा। तो ये याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न दंतीकरण। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूंजी पर ब्याज के लिए समायोजन प्रविष्टि करते समय जो खाता क्रेडिट होगा वह है, यानी द अकाउंट विच विल बी क्रेडिटेड विल व्हाइल मेकिंग एडजस्टमेंट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला ऑप्शन है पूंजी खाता, पूंजी पर ब्याज खाता, लाभ हानि खाता या ब्याज खाता। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं जो आपका ये है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ये होता क्या है पहले इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को
कि जो बिजनेसमैन होता है वो जो भी पूंजी लगाता है अपने बिजनेस में, तो वो जो पूंजी होती है उसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं। यानी जब भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे तो बिजनेस में जो पूंजी होती है किसकी, बिजनेसमैन की, तो उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट किस पे मिलना है, आपके कैपिटल की, यानी जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा या कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट बनता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। अब देखिए, सोचिए जब कोई बिजनेस है और बिजनेसमैन है, मैंने फिर से ये वाली बात अभी इससे पहले भी की थी, बिजनेस एंटिटी के लिए, एंटिटी की जब बात हुई थी, तो देखिए जब बिजनेस में जो कैपिटल लगी है वो किसकी है, बिजनेसमैन की। अब जब कैपिटल पे ब्याज देना पड़ेगा तो ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। क्यों, बिजनेस जो कैपिटल है वो है किसकी, बिजनेसमैन की। इसकी और बिजनेस के लिए तो क्या है, ये एक लायबिलिटी है और इसकी ये खुद का फंड है। तो देखिए दोस्तों, जब ये पे करेगा बिजनेस को तो ये इसके लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा। और मैंने बोला था हमेशा हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। तो जब ये एक्सपेंसेस होगा तो आपको पता है ये हमारा जब एक्सपेंसेस होगा तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉस होते हैं तो हम उससे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एंड कैपिटल जो अकाउंट होगा, तो यानी इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और आपका टू कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों इसकी जो एंट्री रहने वाली है ये है। क्यों, जो हमारा मैंने अभी बताया जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं और जितने प्रॉफिट और गेन होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आपका तो कौन सा खाता क्रेडिट हो रहा है इसमें, तो इसमें हमारी कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूंजी खाता, ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है, कैपिटल अकाउंट। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहन को मशीन की स्थापना करने के लिए भुगतान की गई मजदूरी नाम लिखा जाना चाहिए। यानी जब मोहन एक मशीन स्टेब्लिश कर रहा है तो उसमें क्या डेबिट होगा ये आपको बताना है, डेबिट क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे मशीन हमारी एक एसेट है, ठीक है, और जब भी हमारी एसेट जब हम इस्टेब्लिश करते हैं या एसेट अगर हमारी बिजनेस पे अगर आ रही है तो उस पर जितना भी खर्चा होता है तो दोस्तों वो खर्चा होगा, उसे हम डेबिट करेंगे। लेकिन याद रखना जब भी कोई एसेट या फिक्स एसेट की बात चलती है तो उसी नाम से उसका अलग से वो खर्चा ना करके उसी नाम से वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे जो डेबिट होने वाला है वो हो जाएगा क्या, मशीन अकाउंट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आपका मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे आपका मशीन अकाउंट होगा, मजदूरी खाता नहीं होगा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सुरक्षा सीमा बढ़ाई जा सकती है, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। तो दोस्तों ये एक आपका मार्जिन सेफ्टी की बात चल रही है, यानी कौन सी मार्जिन सेफ्टी के, यानी क्या ऐसा करना पड़ेगा जब हमारी मार्जिन सेफ्टी यानी सुरक्षा सीमा और बढ़ जाएगी ना कि कम होगी। पहला ऑप्शन है इसमें परिवर्तनशील लागत को बढ़ाकर, परिवर्तन मतलब मैंने इससे पहले भी आ चुका है इस सेम रिलेटेड क्वेश्चन, यानी आपका वेरिएबल कॉस्ट की बात चल रही है। स्थायी लागत बढ़ाकर यानी आपकी फिक्स कॉस्ट की बात चल रही है। उत्पादन मात्रा घटाकर और या फिर विक्रय मूल्य को बढ़ाकर। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे बढ़ेगी दोस्तों, आपने एक ब्रेक इवन पॉइंट सुना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, बीप भी हम जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है दोस्तों जहाँ पे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। अब ये बीप से अगर रेट हमारे ज़्यादा होंगे, ठीक है दोस्तों, तो हमें सेल रेट, अगर हमारा सेलिंग प्राइस बीप रेट से ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, और इससे कम होगा तो हमें लॉस होगा। क्यों, ये जो बीप का जो रेट होता है दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट, ये एक ऐसी कंडीशन होती है इस मूल्य पर, इससे ज़्यादा अगर इसी मूल्य पे बेचेंगे ना तो कंपनी को लाभ होगा ना हानि होगी। कॉस्ट के बराबर आपका कंप्लीट जितना कॉस्ट होगा उतना ही आपका उस मेटेरियल की कीमत होगी। अब इससे जितने भी ऊपर हम जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, और अगर इस इवन पॉइंट से अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा लॉसेस बढ़ता रहता है। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे भी है। तो अगर हमारा विक्रय मूल्य बढ़ जाए, तो हमारा क्या होगा,
तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ाई जा सकती है विक्रय मूल्य को बढ़ाकर, यानी इंक्रीज सेलिंग प्राइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं थोड़ा सा इसी लैंग्वेज में और समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों होता क्या है, मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ, चलिए मैं डिटेल में इसमें डिस्कस फिर बाद में करूँगा, नहीं तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं आप लोगों को वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या फ़र्क पड़ता है और ये टोटल मिलके क्या बनता है, ये इसमें आपको डिटेल में मैं अलग से जब पढ़ाऊँगा वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया जा सकता है। प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड। यानी दोस्तों शोधन, अब ये शोधन या रिडीम्ड इसको भी समझ लेते हैं, फिर इसके आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी किसी चीज़ का शोधन या रिडीम्ड की बात आती है, यानी वो कंडीशन होती है जब हमें या तो हम डिबेंचर होते हैं, या फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर होते हैं, या फिर हमारे इक्विटी शेयर होते हैं। इन सब में आपको रिडेम्पशन का पॉइंट दिखाई देगा। रिडेम्पशन मतलब शोधन, यानी जब हम डिबेंचर इशू करते हैं या शेयर इशू करते हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं, तो हमें वो जो हमारे डिबेंचर होल्डर होते हैं या इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो हमें कैश देते हैं, पैसा देते हैं। और जब हम अपने शेयर या फिर डिबेंचर या फिर प्रेफरेंस शेयर उनसे वापस लेते हैं तो हम उन्हें पैसा देते हैं, यानी विड्रॉल करते हैं वो लोग। ठीक है, तो याद रखेंगे शोधन क्या होता है, समझ में आया। जब हमें कंपनी को पे करना पड़ता है अपने डिबेंचर खरीदते हैं, जब वापस लेती है तो उसे शोधन कहते हैं, उसके बदले में उसे पे करना पड़ता है। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें दोस्तों, पहला ऑप्शन है केवल जब वो पूर्ण प्रदत्त हों, जबकि वे अंश प्रदत्त हों, न्यायालय से अनुमति लेकर, उपयुक्त सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं हमारे, वो केवल जब वो पूर्ण प्रदत्त होते हैं, पूर्ण प्रदत्त यानी फुली पेड अप होते हैं, तभी हम उनका शोधन कर सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति है क्योंकि। सेम ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये शायद सेकंड टाइम आ रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 1 से लेकर हमने 20 तक के जो प्रश्न किए थे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है। कभी कभी आयोग क्या करता है कि एक ही क्वेश्चन को 2 बार रिपीट हो जाता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आप लोगों से इससे पहली वाली वीडियो में इसी पार्ट की। पहला ऑप्शन है, यानी एक पूंजीगत प्राप्ति कब होगी या पूंजीगत प्राप्ति हम उसे कब कहेंगे। पहला ऑप्शन है दोस्तों, यह पूंजी खाते में जमा की जाती है, यह राशि बड़ी होती है, यह स्थायी संपत्ति से संबंधित होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो हमारा पूंजीगत प्राप्ति हम उसे कहते हैं, पहले तो याद रखिए जो हमारी स्थायी जो संपत्तियां होती हैं उनसे अगर हम उन्हें क्या करें, या तो हम उन्हें सेल करें या हम उन्हें ट्रांसफ़र करें, तो उनसे स्थायी फिक्स एसेट जितने भी होती हैं उनसे जो हमें प्रॉफिट होता है उसे हम लोग पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। या लॉन्ग टर्म एसेट जितनी भी होती है उनसे अगर हमें कोई प्राप्ति होती है तो हम उसे पूंजीगत प्राप्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी लेखांकन में प्रत्युक्ति नहीं है। तो यानी दोस्तों बताना है इज नॉट एप्लीकेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में कौन सा नहीं शामिल है ये बताना है। पहला ऑप्शन है लेखांकन केंद्र, लागत केंद्र, निवेश केंद्र या लाभ केंद्र। तो दोस्तों जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट होता है इसको समझ लीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट क्या होता है, जो भी हमारा प्रशासन होता है, या अगर हम मैनेजरियल वर्क की बात करें तो ये हमारा कंप्लीटली कार्य को विभाजन करता है और हर एक बंदे को उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, क्या उसके काम रहेंगे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का लिखा होता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या रहेगा, इसमें इसके 3 प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों, वैसे 4 हैं, 3 आप लोग याद रखेंगे। पहला ऑप्शन है इसका लागत केंद्र, निवेश केंद्र और लाभ केंद्र। इन तीनों को केंद्र को ध्यान में रखकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, इसलिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इसको कहते हैं, याद रखेंगे। और आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, अभी वर्तमान समय में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट या फिर हम बात करें उत्तरदायी लेखांकन को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या पता मे भी वो पूछ ले, क्योंकि पेपर बनाते समय वो मिस्टेक्स कर रहा है
और मे भी क्या पता आ जाए, बेसिक अकाउंटिंग को लेकर कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, कुछ भी बेसिक। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें। तो ये 3 चीज़ तो आप लोग याद रखें। ये दूसरी बार पूछ चुका है आयोग, मैं तुम्हें बता दूं, इस प्रश्न को आयोग दूसरी बार पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखांकन केंद्र नहीं होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोकड़ बही के भुगतान के पक्ष का जोड़ 200 से कम है, यदि पासबुक के अनुसार अधिविकृत प्रारंभिक बिंदु हो तो क्या होगा। यानी दोस्तों बताना है आपको, यदि जो हमारा पेमेंट साइड है वो 200 रुपये से कम है, ठीक है, और यदि जो है एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट के पॉइंट से लिया जाए तो क्या होगा, क्या करा जाएगा, ये बताना है। चलिए दोस्तों समझते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें 200 से घटाया जाएगा, 400 से घटाया जाएगा, 400 से जोड़ा जाएगा या 200 से जोड़ा जाएगा। मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं दोस्तों। आप लोग यकीन मानिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका काम आएगा। इससे पहले हमने बीआरएस वाला पॉइंट भी शायद करा होगा, तो बीआरएस हो या फिर आपका कैश बुक वाला पॉइंट हो, क्योंकि कैश बुक में ही आपका क्या होता है, कैश बुक में आपका एक बैंक कॉलम होता है और एक आपका कैश का कॉलम होता है और एक आपका डिस्काउंट का कॉलम होता है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग ये याद रखेंगे, देखिए हमारे पास 2 बुक होती हैं। एक तो हमारे पास कैश बुक, एज पर कैश बुक के माध्यम से करते हैं हम लोग, और एक करते हैं पासबुक के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोगों को इसके हमेशा 2 तरीके से प्रश्न पूछ लेता है, इसके डेबिट साइड से और इसके क्रेडिट साइड से, इसके भी डेबिट साइड से और इसके भी क्रेडिट साइड से। इससे पहले भी इसने यहाँ पर से 2 प्रश्न पूछ चुका है। ये 2 प्रश्न ये पूछ चुका है कि फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस को लेकर। तो आप लोगों को क्या समझना है, देखिए जब भी इस टाइप से जो प्रश्न आएंगे आप लोगों के बीआरएस से लेकर या कैश बुक को लेकर, तो कैश बुक के भी 2 साइड होते हैं दोस्तों, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और पासबुक के भी 2 बैलेंस होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए जब भी यहाँ पे आप लोगों को एक ट्रिक याद रखनी है, जब भी फेवरेबल अनफेवरेबल आप लोगों को ने पहले सीख लिया था, ये जब भी कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है तो फेवरेबल बैलेंस, और क्रेडिट का होता है तो अनफेवरेबल, और इसका डेबिट होता है तो अनफेवरेबल और इसका क्रेडिट का फेवरेबल। तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जब भी आपका पासबुक का डेबिट, इसने पासबुक के अकॉर्डिंग बोल रखा है तो मैं पासबुक का ही बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। जब भी पासबुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस दिया गया हो, तो अगर आप लोगों का कम आ रहा है, अंडर किया हो यानी कम हो, यानी बैलेंस कम दिया हो या कम हुआ हो, तो उसे हम प्लस कर देंगे। अगर अधिक हुआ हो तो उसे हम माइनस करेंगे, ठीक हो गया। समझिए, अगर पासबुक के अकॉर्डिंग कभी पूछेगा डेबिट बैलेंस दिया गया है, अगर कम होगा तो हम उसे प्लस कर देंगे, अगर प्लस होगा तो उसे हम माइनस कर देंगे। सेम क्रेडिट की अगर बात करें, क्रेडिट साइड की, अगर क्रेडिट बैलेंस में यदि माइनस बैलेंस दिया गया हो या माइनस हुआ हो तो हम उसे माइनस कर देंगे, अगर प्लस दिया हो तो उसे हम प्लस कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पासबुक के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो पासबुक के अकॉर्डिंग इसने दे रखा है। अब बात कर रहे हैं, इसने क्या दे रखा है, कम बैलेंस दे रखा है, यानी दोस्तों कम हुआ है तो यानी हम इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जितने रुपए से आपका 200 रुपये कम है तो यानी 200 रुपये हम उसमें जोड़ा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, तलपट का मिलना बताता है बही खाते की शुद्धता, खाता पुस्तकों का उचित रखरखाव, पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा तलपट होता है या हम इसे ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, तो ये मेनली हमारा पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता को बताता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंतरिक अंकेक्षण की नियुक्ति कौन करता है, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंटेड बाय। तो यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, प्रबंधन के द्वारा, अंशधारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा या वैधानिक अंकेक्षण के द्वारा। तो याद रखेंगे जो हमारा इंटरनल ऑडिटर होता है वो अपॉइंट आपके मैनेजमेंट के द्वारा या प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पद्धति के अंतर्गत स्थायी कार्यशील पूंजी, वित्त पोषण दीर्घकालीन कोषों के स्रोतों से किया जाता है? यानी दोस्तों जो हमारा वर्किंग कैपिटल होती है, तो जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है उसका जो वित्त पोषण है वो लॉन्ग टर्म एसेट से किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है इसमें आक्रामक पद्धति, रूढ़िवादी पद्धति, हेजिंग पद्धति या उपयुक्त सभी या सभी में। ये एक बहुत डीप क्वेश्चन है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग इसमें ये बात याद रखिएगा, जो भी इसमें ये 3 अप्रोच हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, अग्रेसिव अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच और हेजिंग अप्रोच। तो दोस्तों याद रखें, जो इस प्रकार की पद्धति है, जब हम वर्किंग कैपिटल होती क्या है दोस्तों? वर्किंग कैपिटल वो होती है जो डे बाय डे के लिए हमारे बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। रिक्वायरमेंट हमें मनी की पड़ती है, चाहे वो मंथली हो, जो एक टाइम पीरियड में जितनी हमें मनी, जब तक का आपका जो भी मेटेरियल है वो मार्केट तक पहुंचने तक का या फिर बिकने तक का, उस सेलिंग होने तक, वापस आने तक का जितना भी हमारा पैसा लगता है उसको चलाने के लिए, उसको सेल करने के लिए, तो यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है, डे बाय डे की जो प्रोसेस होती है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। या स्टेप किसी माल को मतलब कच्चे माल से खरीदने तक का, एक कंप्लीट मटेरियल बनाने तक में जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है या जितना भी हमारा खर्चा आता है, तो वो सब हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। तो याद रखेंगे। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये 3 प्रकार की पद्धतियाँ होती है इसमें, एक एग्रेसिव और एक आप कंजर्वेटिव और एक आपका हेजिंग। तो यहाँ पे आप स्पेशली याद रखेंगे, जो हमारा आक्रामक पद्धति या फिर अग्रेसिव अप्रोच है, यहाँ पे क्या होता है, ये जितना भी हमारा, देखिए समझेंगे, एक तो हमारा फिक्स कॉस्ट होती है, ठीक है, एक परमानेंट कॉस्ट होती है दोस्तों, और एक हमारी वर्किंग कैपिटल कॉस्ट होती है हमारी जो कॉस्ट में। ये 3 प्रकार की कॉस्ट होती है। इन तीनों को ही ये कॉम्बिनेशन बना के इन 3 पद्धतियों के द्वारा यूज करते हैं। देखिए जो एग्रेसिव पद्धति होती है वहाँ पे वर्किंग कैपिटल के साथ साथ जो परमानेंट कॉस्ट होती है, वर्किंग कैपिटल के साथ साथ जो परमानेंट कॉस्ट होती है, वहाँ पर भी ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस पद्धति के अनुसार यहाँ पे जो फंड होता है ये शॉर्ट टर्म फंड का यूज करते हैं। कहाँ पे? एक तो परमानेंट कॉस्ट पे और एक वर्किंग कैपिटल पे। कौन सा पैसा यूज करते हैं? शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म पैसा उठाते हैं मार्केट से, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट में यहाँ पे यूज करते हैं किसका? लॉन्ग टर्म का, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो आप लोग को ये याद रखना है, जो आक्रामक होता है, आक्रामक यानी एग्रेसिव, एग्रेसिव मतलब पूरा रिस्क लेता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है आक्रामक में, और आपका रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा होने की भी संभावना है, ठीक है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है, जो आपके एग्रेसिव अप्रोच है वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म जो फाइनेंस होते हैं वो किस किस चीज़ के लिए यूज करता है, ये वर्किंग कैपिटल के साथ साथ जो आपके परमानेंट कैपिटल होती है या फिर परमानेंट जो कॉस्ट होती है उसमें भी यूज करते हैं। और यहाँ पे रिस्क ज़्यादा और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी, प्रॉफिट हो गया तो सबसे ज़्यादा, लॉस हुआ तो सबसे कम, ठीक है। चलिए अगली जो अप्रोच है वो है आपकी रूढ़िवादी या फिर कंजर्वेटिव। अब इसकी बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या करता है आपको मैं बता दूं, ये आपका तीनों जगह, ये आपका फिक्स कॉस्ट, आपकी परमानेंट कैपिटल कहें या फिर फिक्स कॉस्ट कहें या कैपिटल कहें और वर्किंग कैपिटल कहें, इन तीनों जगह ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूज करता है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूज करता है। अब लॉन्ग टर्म का क्या होता है दोस्तों, अगर लॉन्ग टर्म की जो फाइनेंस होता है, कोषों को, फंड को जब हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैसा हमारे पास रहता है कंपनी में, लेकिन उसको हमें बहुत लंबे समय पे देना पड़ता है, इसलिए वो रिस्क कम होता है। तो इसमें रिस्क सबसे कम होता है किसमें? आपका कंजर्वेटिव अप्रोच में, और आपका प्रॉफिट भी इसमें कम होता है इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हेजिंग पद्धति की, तीसरी की बात करते हैं हेजिंग। तो ये क्या करता है, ये कॉम्बिनेशन बना के चलता है दोस्तों, ये दोनों जगह पे
ये फिक्स कॉस्ट और जो आपकी परमानेंट कॉस्ट होती है, इन दोनों जगह तो ये लॉन्ग टर्म का यूज करता है और वर्किंग कैपिटल पे ये शॉर्ट टर्म का यूज करता है। तो यहाँ पे भी दोस्तों अकॉर्डिंग जो आपकी कंजर्वेटिव में अप्रोच है उससे ज़्यादा ऐसे प्रॉफिट होता है और लॉस भी उससे ज़्यादा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट और लॉस आपका आक्रामक में होता है, सबसे कम आपका रूढ़िवादी पद्धति में होता है और बिल्कुल न ज़्यादा कम ये हेजिंग पद्धति में होता है। ये इनके कॉम्बिनेशन है। डिटेल में मैं आप लोगों को फिर समझाऊंगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कम्प्लीटली दीर्घकालीन यानी लॉन्ग टर्म जो फंड होता है या कोर्स होते हैं तो उसका प्रयोग कौन सी पद्धति करती है, तो इसका जो कम्प्लीटली यूज करती है वो करती है आपकी कौन सी, ऑप्शन नंबर बी, रूढ़िवादी पद्धति या फिर कंजर्वेटिव अप्रोच। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति करदाता के कर निर्धारण के संबंध में पूंजी निर्माण कर नियोजन किस धारा के अंतर्गत आता है? रिगार्डिंग द टैक्सेशन ऑफ एन इंडिविजुअल एसएससी विच सेक्शन प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन टैक्स प्लानिंग। तो दोस्तों कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं या टैक्स सेविंग करते हैं? तो दोस्तों वो है आपकी, पहला ऑप्शन है उसमें एटीसी, एटीजी, एटीडी, एटीजीजी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 80C के अंतर्गत दोस्तों हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब तलपट का योग नहीं मिलता तो कौन सा खाता खोला जाता है? ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैचिंग विच अकाउंट इज ओपन। देखिए दोस्तों, जब ट्रायल बैलेंस हमारा नहीं मिलता है तो कौन सा खाता खुलता है? ये भी एक बहुत बेसिक सा प्रश्न है। व्यापार खाता, उचंती या संदेही खाता, लाभानी खाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, बेसिक सा प्रश्न है। जो जब हमारा ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता है तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, यानी हम उचंती खाता या संदेही खाता खोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मर्रे निर्णय के अनुसार सोच समझ साझेदार वहन करेंगे। यानी दोस्तों आप लोगों को बताना है कि जब यदि आपकी पूंजी खाते में कोई कमी हो रही हो और आपकी लायबिलिटी ज़्यादा हो तो उसको जो साझेदार बचे होते हैं, शेष साझेदार होते हैं या जो साझेदार होते हैं वो किस अनुपात में वहन करेंगे ये बताना है। तो दोस्तों इसमें जो पहला ऑप्शन है वो है बराबर अनुपात में, लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और यहाँ से आयोग भी और लगभग जितने कॉमर्स के एग्जाम होते हैं ये प्रश्न लगभग घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो सबसे पहले याद रखेंगे ये एक 3 पार्टनर थे, एक गार्नर, मुर्रे और एक और पार्टनर था जिसका नाम था विल्किंस। तो ये 3 पार्टनर थे दोस्तों, जिसमें जो विल्किंस था वो हो जाता है दिवालिया। और अगर हम बात करें ये दिवालिया होने के बाद जो 2 पार्टनर बचते हैं आपके गार्नर और मुर्रे, तो अब ये जितना भी जो लॉस हुआ है उसे किस अनुपात में बांटेंगे इसको लेकर इन दोनों के मध्य विवाद हुआ था और ये गया था मामला हाई कोर्ट में। अब जब ये हाई कोर्ट में मामला गया तो वहाँ से जो निर्णय आया उसको लेकर ये क्वेश्चन आप लोगों का बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि ये विवाद कब हुआ था? ये विवाद था दोस्तों 1903 का। और ये कहाँ हुआ था ये भी पूछ लेता है। ये विवाद हुआ था दोस्तों आपका इंग्लैंड में। तो इतने पॉइंट आप लोग इस प्रश्न से याद रखेंगे। साथ ही अब बात करते हैं निर्णय ने जो हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था उसमें जो डिसीजन था वो था दोस्तों, अगर कोई दिवालिया हो जाता है और जो शेष साझेदार होते हैं तो वो लोग जो लॉस होता है वो पूंजी के अनुपात में वहन करेंगे। ये इसका आंसर था, यानी कैपिटल रेशियो में वहन करेंगे। जितनी उनने पूंजी लगाई होगी उसी अनुपात में वो लोग, अगर उनको लॉस होगा तो उसी अनुपात में वो लोग उसे पे करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत भुगतान की गई अंतिम किस्त दर्शाता है द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड अंडर हायर परचेस कंप्राइज्ड। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है इसमें केवल रोकड़ मूल्य, केवल ब्याज, रोकड़ मूल्य और एवं ब्याज, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों याद रखेंगे, जो किराया क्रय पद्धति होती है या हायर परचेस आपका सिस्टम होता है, इसमें जो रेंट जो किस्त होती है, किस्त में होता है। हायर परचेस ही मतलब किस्त के अकॉर्डिंग देनी पड़ती हैं। तो जो किस्त होती है दोस्तों, उसमें आपका ब्याज भी इंक्लूड होता है, यानी कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो टॉप 20 क्वेश्चन हैं, इसमें आ गए हैं 20 करके हम लोग इसे बनाएंगे कंप्लीट 100 तक का। और दूसरा दोस्तों, ये ज़्यादा मैं कंप्लीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रही है, जिस कारण फिर अपलोडिंग करने में भी दिक्कत आ रही है। तो आप लोगों से यार मैं फिर से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और यार, कि वीडियो को आप लोग डाउनलोड करके ना देखें, आप लोग इसे वैसे ही लाइव ही देख लीजिएगा। और बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द। चलिए धन्यवाद दोस्तों।